वेलकम स्टूडेंट्स। अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में सूक्ष्म दूरियों के मापन को समझा था और उससे पहले हमने वृत्त दूरियों के मापन को समझा था। तो जब भी अपने किसी भी भौतिक राशि के परिमाण का मापन करते हैं, उसको मापते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि प्रत्येक प्रेक्षक यानी कि जो मापन कर रहा है वो व्यक्ति परिशुद्ध रूप से मान हमें प्रदान कर दे या परिशुद्ध रूप में मान प्राप्त कर ले। कहने का मतलब कि जब वो कोई भी मापन करता है तो उसके मान में त्रुटि आ सकती है। वो त्रुटि किस प्रकार की हो सकती है, क्यों हो सकती है, आज अपने उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और अपने पास आज का नया टॉपिक होगा मापन में शुद्धता एवं त्रुटि, जिसके अंतर्गत अपने ये समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब भी मापन करेगा किसी भौतिक राशि के परिमाण का, तो उसके सामने क्या क्या परेशानियां आ सकती है, वो त्रुटि किस किस प्रकार की कर सकता है, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, क्या वो त्रुटि दूर करने योग्य हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। तो आइए बात करते हैं कि जब भी अपने मापन करते हैं तो उस मापन के दौरान कितनी त्रुटियां हमें प्राप्त होती हैं। तो जब भी किसी भौतिक राशि के परिमाण का मापन किया जाता है तो मोस्टली 3 प्रकार की त्रुटियां आ सकती हैं। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं त्रुटियों की कि कौन कौन सी त्रुटियां बनेंगी। तो त्रुटियां कितनी प्रकार की बनेंगी? 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार की त्रुटि कौन कौन सी हो सकती है? पहली त्रुटि हो सकती है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी त्रुटि हो सकती है यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरी त्रुटि हो सकती है स्थूल त्रुटि। मोटा मोटी तौर पे ये 3 प्रकार की त्रुटियां अपने सामने आ सकती हैं। क्रमबद्ध त्रुटि पुनः कई भागों में डिवाइड हो जाती है, मोस्टली 4 भाग में डिवाइड होती है। तो यदि मैं बात करूं इसके डिवाइडेशन की, तो पहला क्रमबद्ध त्रुटि में हो सकता है यांत्रिक त्रुटि, दूसरा इसके अंतर्गत हो सकता है व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा इसमें हो सकता है प्रायोगिक विधि के कारण त्रुटि, और चौथा इसमें हो सकता है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। यह सिस्टम होगा। कहने का मतलब मापन में जो शुद्धता या त्रुटि आएगी वो 3 प्रकार की बन सकती है। क्रमबद्ध त्रुटि हो सकती है, यादृच्छिक हो सकती है और स्थूल त्रुटि हो सकती है। लेकिन क्रमबद्ध त्रुटि की बात करें तो ये वापस हमें 4 प्रकार की मिलती है कि क्रमबद्ध त्रुटि में वो यांत्रिक त्रुटि भी हो सकती है, वो व्यक्तिगत त्रुटि भी हो सकती है, वो प्रायोगिक विधि के कारण त्रुटि भी हो सकती है, और बाह्य कारकों के कारण त्रुटि भी हो सकती है। अब इन सभी त्रुटियों को अपने बारी बारी से समझते हैं कि किस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है और उसको अपने कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि की। तो ये क्रमबद्ध त्रुटि क्या होगा? क्रमबद्ध त्रुटि एक प्रकार से ज्ञात त्रुटि होती है। हमें पता रहता है कि हाँ भाई इसमें यहाँ पे त्रुटि आ चुकी है और उसको अपने दूर भी कर सकते हैं। तो वो ज्ञात त्रुटियाँ किस किस प्रकार से होती हैं? जैसे हमने पहला पॉइंट लिया है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि, तो ये जो क्रमबद्ध त्रुटि है जिसके अंतर्गत हमने बात करें यांत्रिक त्रुटि, इसके नाम से ही हमें पता चलता है यांत्रिक यानी कि यंत्र के कारण। जो भी डिवाइस अपने मापन के लिए काम में ले रहे हैं, जो भी यंत्र काम में ले रहे हैं, उस यंत्र के कारण त्रुटि हो सकती है। कैसे? जैसे जब उस यंत्र को बनाया गया तो हो सकता है कि बनाते वक्त कि उसने जो बनाने वाला था, डिवाइस को बनाने वाला था, उसने उस यंत्र में थोड़ी त्रुटि रख दी हो, कोई कमी रख दी हो, जिसके कारण ये ठीक से पाठ्यांक नोट नहीं कर पा रहा हो या रीडिंग अच्छे से नहीं ले पा रहा हो। अब जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो कई डॉक्टर्स का ये कहना है कि एक ही पेशेंट की यदि 2 अलग अलग जगह पे रिपोर्ट करवाई जाए तो एक जगह पे पॉजिटिव आ जाती है, एक जगह पे नेगेटिव आ जाती है, या फिर अन्य कोई भी जो भी यंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। कई यंत्र खराब भी होते हैं। अब जैसे अपने कोई भी वॉच है, घड़ी है,
तो कई बार एक घड़ी ऐसी होती है जो बिल्कुल सही टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन कुछ घड़ियाँ ऐसे भी होती है जो रुक रुक के चलती है, थोड़ी देर रुके फिर आगे चले, फिर रेस्ट किया, फिर चले, फिर रेस्ट किया। यानी कि वो जो त्रुटि आती है वो किसके कारण होती है? वो यंत्र में कमी के कारण होती है, कहीं ना कहीं उस यंत्र में कमी है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यांत्रिक त्रुटि कौन सी होगी कि किसी यंत्र को जब भी बनाया जाता है उसकी बनावट की संरचना में या उस को बनाने वाले ने कोई ना कोई उसके अंदर त्रुटि रखी है, उसके कारण जो भी त्रुटि आती है वो यांत्रिक त्रुटि आती है। और वो यंत्र जो होता है वो ठीक से पाठ्यांक को नोट नहीं कर पाता है, वो ठीक से वर्किंग नहीं कर पाता है। तो उस त्रुटि को अपने कौन सी त्रुटि में शामिल करेंगे? यांत्रिक त्रुटि में शामिल करेंगे। तो ये किसके कारण होगी? ये यंत्र की संरचना या बनावट में कमी के कारण ये त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। अब अपने नेक्स्ट त्रुटि की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट त्रुटि आती है जी व्यक्तिगत त्रुटि। अब ये व्यक्तिगत नाम से आप समझ सकते हो, व्यक्ति विशेष के कारण जो भी त्रुटि होती है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जब भी पाठ्यांक पढ़ते हैं तो उनका ध्यान कहीं और रहता है, तो वो क्या करेंगे? या तो उस यंत्र को ढंग से सेट नहीं करेंगे, या फिर पाठ्यांक लिखेंगे या फिर नोट करेंगे या देखेंगे तो लिखते वक्त गलत कर देंगे, या पढ़ते वक्त उसको गलत कर देंगे। मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति विशेष की कमी के कारण जो भी त्रुटि आती है वो व्यक्तिगत त्रुटि होती है। मतलब यंत्र तो ठीक से काम कर रहा है, वो अपना पाठ्यांक भी ठीक से हमें प्रदान कर रहा है, लेकिन व्यक्ति विशेष की कमी के कारण उसमें त्रुटि आ जाती है। अब जैसे आप एक घड़ी के अंदर टाइम देखने के लिए किसी बच्चे को बोलोगे, छोटे बच्चे को 5 साल 6 साल या 7 साल के बच्चे को, और उसको टाइम देखना नहीं आता है घड़ी में, तो वो अंदाजे से या आइडिया से कुछ भी बोल देगा, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। तो वो त्रुटि है, वो मानवीय त्रुटि है। घड़ी तो अपना टाइम सही से दिखा रही है, लेकिन जिसने भी उसे पाठ्यांक को पढ़ा होगा, उस टाइम को देखा होगा, वो उसको सही से नहीं पढ़ पाया, वो व्यक्ति विशेष के कारण त्रुटि उत्पन्न हो गई। तो व्यक्ति विशेष के कारण जो भी त्रुटि उत्पन्न होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि। तो ये किसके कारण होगी? ये व्यक्ति विशेष के कारण उत्पन्न त्रुटि होगी, व्यक्ति विशेष की गलती के कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है। कौन सी? व्यक्तिगत त्रुटि। अब तीसरी अपने यदि त्रुटि की बात करें तो ये प्रायोगिक क्रियाविधि के कारण त्रुटि हो सकती है। इसको आप कैसे समझोगे? कई बार क्या होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट को कैसे उपयोग में लेना चाहिए उसका हमें अच्छे से पता होते हुए भी हम उसको सही से काम नहीं ले पाते, या फिर अनजाने में उसको गलत यूज में ले लेते। तो जो भी अपने पास से प्रैक्टिकल करने के लिए डिवाइस है उसकी क्रियाविधि में परिवर्तन के कारण यदि अपने कोई भी कमी करते हैं तो वो प्रायोगिक क्रिया के कारण त्रुटि मानी जाती है। जैसे डॉक्टर लोगों के पास एक तापमापी होता है जो कि मानव के शरीर के ताप को मेजर करता है। तो वो तापमापी या तो वो डॉक्टर उस मानव शरीर के बगल में लगाता है या उसके मुख में लगाता है। तो उस तापमापी को यदि आप बगल में लगाते हो तो उस कंडीशन में तापमापी के द्वारा मापा गया पाठ्यांक जो होता है वो शरीर के वास्तविक ताप के तुल्य नहीं होता, उसमें थोड़ी बहुत कमी रहती है, यानी कि त्रुटिपूर्ण मान आता है। तो अपना काम करने का वहाँ पे तरीका गलत हो गया। भी हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि मानव शरीर का एग्जैक्ट ताप है वो हमें प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यंत्र खराब है, नहीं, यंत्र तो ठीक है, तापमापी तो ठीक है, लेकिन अपनी जो क्रियाविधि है, अपने जो काम करने का तरीका है वो गलत है। बगल में यदि आप तापमापी को लगाते हो तो कभी भी वो एग्जैक्ट पाठ्यांक नहीं देता है। ये किसके कारण हो गया? प्रायोगिक व्यवस्था अपने पास ठीक थी, यंत्र अपने पास ठीक था, लेकिन उसकी जो क्रियाविधि है, जो अपना काम करने का तरीका था, उसमें कमी थी, जिसके कारण हमें त्रुटि प्राप्त हो गई। तो ये जो त्रुटि होती है वो क्रियाविधि में कमी के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? क्रियाविधि में कमी के कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है। अब चौथी त्रुटि की यदि मैं बात करूं तो वो होगी बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। इसमें क्या होता है? बाह्य कारक,
जैसे अपने कोई भी भौतिक राशि है उसको मेज़र कर रहे हैं, तो उस भौतिक राशि के परिमाण पर ताप, दाब, मौसम, आर्द्रता, जलवायु, हवा, इन सभी का इफेक्ट पड़ता है। तो उन कारकों के कारण भी त्रुटि के मान में वृद्धि हो सकती है, यानी कि त्रुटि है वो बढ़ सकती है। अब जैसे आप यूँ मान लो कि हमें हवा चल रही है बड़ी ज़ोर से और एक हमें डिस्टेंस मेजर करनी है मीटर स्केल की सहायता से, तो जाहिर सी बात है कि जब तेज़ हवा चलेगी तो हम मीटर स्केल की सहायता से उस दूरी को मेज़र नहीं कर सकते। या फिर जो कुछ यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से अपने बहुत ज़्यादा दूरी का मापन कर लेते हैं, लेकिन जब मौसम ख़राब होता है या हवा चल रही होती है, बरसात हो रही होती है, उस केस में उस दूरी को मापन ढंग से यानी कि एग्जैक्ट मान उसका प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो पाता। और फिर भी यदि अपने इमरजेंसी और अपने मापन करते हैं उस डिस्टेंस का, तो हमें ज़रूर वहाँ पे त्रुटि प्राप्त होती है, क्योंकि कुछ मापन ऐसे होते हैं जिन पर ताप, दाब, आर्द्रता आदि इनका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हमें किसी भी तार का प्रतिरोध मापना है, तो यदि तार का ताप यदि आप बढ़ा दोगे, चालक पदार्थ है, चालक तार है, यदि उसका आप ताप बढ़ा देते हो तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होगी, परिवर्तन होगा, तो प्रतिरोध का हमें एग्जैक्ट मान है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे मान ऐसे होते हैं, परिमाण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ताप का, दाब का या आर्द्रता, जलवायु वगैरह वगैरह का इफेक्ट पड़ता है। तो इन कारकों के कारण जो भी त्रुटि होती है वो बाह्य कारकों के कारण त्रुटि मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती है वो 4 प्रकार से होती है: यांत्रिक त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, प्रायोगिक क्रियाविधि के कारण त्रुटि और बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अब अपने बात करने वाले हैं यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। तो नेक्स्ट अपने पास त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटि। ओके, यादृच्छिक त्रुटि किसके कारण होगी? एक ही परिमाण की बार बार पुनरावृत्ति के कारण जो त्रुटि आती है वो यादृच्छिक त्रुटि होती है। जैसे मान लो अपने प्रैक्टिकल लैब में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हमें एक ही तार का प्रतिरोध मापना है, एक तार है उसका हमें प्रतिरोध मापना है। तो हम क्या करेंगे कि प्रतिरोध मापने के लिए हमने जो भी डिवाइस वगैरह काम में ले रखी है, भाई उसमें धारा प्रवाहित की, उसका विभवांतर देखा, उसमें धारा कितनी थी, सपोज दैट R बराबर V/I के अकॉर्डिंग हमने प्रतिरोध मेजर कर लिया, या अन्य किसी विधि से हमने इसका प्रतिरोध मेजर कर लिया, या फिर यूँ मान लो कि अपने जो बहुल मापी होता है उसकी सहायता से आप प्रतिरोध मेजर कर रहे हो। तो एक ही तार का प्रतिरोध जब आप बार बार मेजर करोगे, बार बार उसको ज्ञात करोगे, तो पूरी संभावना होती है कि उस तार के प्रतिरोध में लगातार त्रुटि आए, परिवर्तन आए। वो त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि भी हो सकती है, भाई अपने सही से नहीं माप रहे हैं उसके कारण भी हो सकती है। वो त्रुटि यांत्रिक त्रुटि भी एक प्रकार से हो सकती है, भाई यंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा हो या हिल डुल रहा हो या वायरिंग सही से टाइट नहीं हो, कसके हुए नहीं लगी हुई हो, उस केस में भी मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने जो भी रीडिंग लेते हैं उसके पाठ्यांक में लगातार परिवर्तन आता है। तो आप जितनी बार एक ही रीडिंग को बार बार, या यूँ कह लो एक ही भौतिक राशि के परिमाण को बार बार से ज्ञात करने की कोशिश करोगे, उसकी पुनरावृत्ति करते जाओगे, उतनी ही बार पूरी संभावना रहती है कि रीडिंग के मान में, परिमाण के मान में लगातार कमी आए या वृद्धि हो, यानी कि परिवर्तन होगा, यानी कि त्रुटि आएगी। तो एक ही परिमाण को बार बार मापने पर जो त्रुटि आती है वो यादृच्छिक त्रुटि होती है। और इस प्रकार की त्रुटि को ज्ञात दूर करने के लिए आप करते क्या हो, जैसे हमने एक तार का प्रतिरोध मापा, पहले आया 2 ओम, उसके बाद आया 2.1 ओम और उसके बाद आया 2.2 ओम, मान लो इतना परिवर्तन आया। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का औसत मान प्राप्त करेंगे। औसत मान अब आप कैसे ज्ञात करते हो कि भाई इन तीनों को आप जोड़ोगे, 3 का लगा दोगे भाग, तो एक एवरेज मान निकल के आ जाता है, वही औसत मान होता है। और उस औसत मान के आधार पे ही आप इस त्रुटि को दूर कर सकते हो। तो ये होगा अपने पास यादृच्छिक त्रुटि। अब अपने फाइनल जो त्रुटि है उसकी बात करते हैं, जो कि होता है स्थूल त्रुटि। तो ये यादृच्छिक त्रुटि किसके कारण प्राप्त हुई? परिमाण की बार बार पुनरावृत्ति के कारण। परिमाण की बार बार पुनरावृत्ति के कारण जो भी त्रुटि आती है वो कौन सी त्रुटि होगी? यादृच्छिक त्रुटि होगी। अब अपने बात करेंगे स्थूल त्रुटि की कि ये स्थूल त्रुटि क्या होती है। ये स्थूल त्रुटि भी एक प्रकार से व्यक्ति विशेष की गलती के कारण ही उत्पन्न होती है,
जिसकी बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति पाठ्यांक लेता है, पाठ्यांक पढ़ता है, तो गलत तरीके से युक्ति को संयोजित करने के कारण ये त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। मान लो हमें कोई डिवाइस है, उसको ढंग से जोड़ना, जैसे कि एमीटर को अपने श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को अपने समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष ने क्या किया कि वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ दिया और एमीटर को समांतर में जोड़ दिया, तो ये व्यक्ति विशेष ने गलत तरीके से युक्तियों को जोड़ा है, तो उसके कारण भी त्रुटि आ सकती है, जो कि एक प्रकार से स्थूल त्रुटि होगी। दूसरा, अब अपने जो भी डिवाइस होती हैं, कईयों में अल्पतम अंक होते हैं, एक न्यूनतम मान होता है, अल्पतांक या अल्पतम अंक कह लो। उस अल्पतम अंक को हमें सही से ज्ञात करना होता है। उस अल्पतम अंक को ज्ञात करते वक्त वो इंसान या व्यक्ति विशेष है वो गलती कर सकता है, तो वो भी स्थूल त्रुटि के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से आप यूं कह सकते हो कि गलत तरीके से पाठ्यांक लिया जा सकता है। गलत तरीके से यदि आप पाठ्यांक लेते हो उसके कारण भी स्थूल त्रुटि बन सकती है। और कुल मिलाकर के यूं बोल सकते हो कि गलत तरीके से लिखने से भी जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो भी स्थूल त्रुटि के अंतर्गत या उसकी कैटेगरी में आती है। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि स्थूल त्रुटि मोटा मोटी तौर पे के मानव या इंसान की गलतियों के कारण उत्पन्न होगी। स्थूल त्रुटियों में वो गलत तरीके से डिवाइस को संयोजित कर सकता है, अल्पतम अंक ज्ञात करने में वो गलती कर सकता है, गलत तरीके से पाठ्यांक या गलत तरीके से लिखने से। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि वो यूं अपने ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये जो गलत तरीके से हमने युक्तियों को जोड़ा है, ये उसने हो सकता है जानबूझ के नहीं किया हो, उसको दिमाग में ये नहीं रहा हो कि भाई हमने गलत तरीके से उसको संयोजित कर दिया है, या अल्पतम अंक वो पूरा मन लगा के काम कर रहा है लेकिन उसके बाद भी उसके अंतर्गत त्रुटि आ रही है, या फिर गलत तरीके से उसने जब पाठ्यांक पढ़ लिया हो, मतलब उसको नहीं पता चल रहा हो कि भाई हमने गलती यहाँ पे कर दी है। तो कुल मिलाकर के ये 4-5 भाग की जो भी कैटेगरी आती है वो कौन सी कैटेगरी में आती है? स्थूल त्रुटियों के अंतर्गत आती है। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी तौर पर 3 प्रकार की अपनी त्रुटियाँ थी। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।